नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उन दस्तावेजों की गहराई में उतर रहे हैं जो प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं मतलब परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स या पीडीज पर हैं, और ख़ास तौर पर भारतीय एथलीटों के लिहाज से। हाँ। हमारे सामने एक काफ़ी डिटेल्ड गाइड है जो देखकर लगता है कि सुरक्षा, कानून और मतलब सोच समझकर फैसला लेने पर काफ़ी जोर दे रही है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस गाइड से जो सबसे ज़रूरी बातें वो निकालें, जैसे स्टेरॉयड साइकिल्स कैसे होती हैं, उनके खतरे क्या हैं, कानूनी पचड़े क्या हैं, और क्या कोई सेफ तरीके भी हैं। कोशिश रहेगी कि एक साफ, एक बैलेंस तस्वीर सामने आए। तो चलिए खोलते हैं इसे। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है कि ये मामला सिर्फ बॉडी बनाने या ताकत बढ़ाने का नहीं है। इसके साथ सेहत से जुड़ी गंभीर चिंताएं हैं, कानूनी मामले बहुत पेचीदा हो सकते हैं और नैतिक सवाल तो हैं ही। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे अच्छा परफॉर्म करने की इच्छा आपकी सेहत और कानून की जो हदें हैं उनसे टकरा जाती है। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं भारत में कानूनी ढांचे और जोखिमों से। गाइड में बताया गया है कि भारत में जो वो एनडीपीएस एक्ट है, हाँ, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, वो कुछ दवाओं को कंट्रोल करता है और इसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी आते हैं। बिल्कुल। ये एनडीपीएस एक्ट के शेड्यूल 3 में लिस्टेड है, जिसका सीधा मतलब है अगर डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा मतलब प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो इन्हें रखना गैरकानूनी है। अच्छा, और गाइड ये भी कहती है कि कानून इस बात में फर्क करता है कि दवा कम मात्रा में है, स्मॉल क्वांटिटी, हाँ, निजी इस्तेमाल के लिए, या फिर ज्यादा मात्रा में मतलब कमर्शियल क्वांटिटी। और सजा भी फिर उसी हिसाब से होती है। हाँ, ये फर्क बहुत बड़ा है। अगर किसी के पास कम मात्रा मिलती है जो पर्सनल यूज के लिए लगती है तो सजा 6 महीने से 1 साल तक की जेल और फाइन हो सकता है। लेकिन अगर मात्रा ज्यादा है, जिसे कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है, मतलब शक होता है कि ये बेचने या बांटने के लिए है, तो सजा बहुत गंभीर है, 10 से 20 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भी। कोर्ट में इरादा क्या था ये साबित करना बहुत अहम हो जाता है। बाप रे। और ये तो सिर्फ एनडीपीएस एक्ट हुआ। जो एथलीट हैं, जो कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं, उनके लिए तो और भी कुछ होता होगा। बिल्कुल, उनके लिए तो डबल मुसीबत है। उन्हें वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, हाँ, और नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इनके नियमों का भी पालन करना होता है। और अगर कोई एथलीट डोप टेस्ट में पकड़ा जाता है तो समझिए करियर खत्म। पहली बार में ही 2 से 4 साल का बैन लग सकता है। और अगर दोबारा पकड़े गए तो लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है, और जीते हुए मेडल, प्राइज मनी सब वापस। और गाइड में कुछ असली केस भी बताए ना, जैसे मुंबई वाला। हाँ, 2022 में मुंबई पुलिस ने 3 जिम ट्रेनरों को पकड़ा था। उन पर आरोप था कि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बेच रहे थे। करीब 15 लाख रुपए की दवाएं मिली थी उनसे, और ऐसी खबरें दिल्ली, बेंगलोर से भी आती रहती हैं। तो ये चीजें हो रही हैं। मतलब ये कानून सिर्फ कागज पर नहीं है, एक्शन होता है। बिल्कुल। तो सबक साफ है। ये कहना कि मुझे पता नहीं था कानून क्या है, ये कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। और सोचिए, सिर्फ जेल की सजा ही नहीं, अगर केस बन गया तो एक परमानेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है। उसका असर फिर नौकरी ढूंढने, वीजा लेने या कोई प्रोफेशनल लाइसेंस लेने पर भी पड़ सकता है। सही बात है। और फिर केस लड़ने का खर्चा गाइड के हिसाब से 5-10 लाख या उससे भी ज्यादा लग सकता है। बाप रे। और एथलीट के लिए तो नाडा टेस्ट में फेल होना मतलब करियर तो गया ही, समाज में बदनामी अलग से। एयरपोर्ट पर कस्टम वाले भी पकड़ सकते हैं, चाहे थोड़ी मात्रा ही क्यों ना हो। अच्छा, चलिए अब जरा इन स्टेरॉइड साइकिल्स पर आते हैं, मतलब इन्हें इस्तेमाल करने के तरीकों पर। गाइड कहती है कि जो पहली बार सोच रहे हैं उनके लिए सेफ्टी सबसे पहले। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर सलाह दी जाती है कि सिर्फ एक ही चीज से शुरू करें, जैसे टेस्टोस्टेरोन का कोई लंबा असर वाला रूप, मान लीजिए टेस्टोस्टेरोन एनान्थेट, और वो भी कम डोज से। हाँ, ताकि बॉडी पर एकदम से कई दवाओं का लोड ना पड़े और आप समझ सकें कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। और साइकिल की लंबाई कितने टाइम तक? आमतौर पर 8 से 12 हफ्ते। गाइड कहती है कि इससे कम में शायद उतना फायदा ना दिखे, और इससे ज्यादा में साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है। खासकर पहली बार वालों के लिए 12 हफ्ते से ज्यादा बिल्कुल नहीं। ठीक है। और यहाँ उम्मीदें सही रखना भी जरूरी है ना? बहुत ज्यादा जरूरी। गाइड में लिखा है कि शुरुआत करने वाले शायद 5-7 किलो लीन मसल और ताकत में करीब 20% की बढ़त उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। आपकी डाइट, आपकी ट्रेनिंग, आपकी बॉडी कैसी है, सब पर निर्भर करता है। कई बार लोग सोशल मीडिया पर देखकर सोचते हैं कि वो रातों रात बदल जाएंगे,
और फिर ज्यादा डोज लेने लगते हैं, जो खतरनाक है। अच्छा, गाइड में किक स्टार्ट का भी जिक्र था कि शुरुआत में कुछ हफ्ते कोई ओरल दवा जैसे डायनाबॉल लेते हैं, वो क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो इंजेक्शन वाले टेस्टोस्टेरोन होते हैं ना, उन्हें अपना पूरा असर दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ हफ्ते लग जाते हैं। तो किक स्टार्ट का आइडिया ये है कि शुरुआत से ही थोड़ा जल्दी रिजल्ट दिखने लगे, लेकिन इसके साथ लिवर पर स्ट्रेस बढ़ता है। डायनाबॉल जैसी ओरल दवाएं लिवर के लिए टॉक्सिक हो सकती हैं, इसीलिए गाइड में लिवर सपोर्ट सप्लीमेंट्स जैसे NAC लेने की सलाह है और लिवर टेस्ट करवाते रहना जरूरी है। समझ गया। और जब लोग थोड़े अनुभवी हो जाते हैं तब वो एक से ज्यादा कंपाउंड मिलाते हैं, जैसे टेस्ट प्लस डेका। हाँ, इंटरमीडिएट लेवल पर ऐसा करते हैं। डेकाड्यूराबुलिन मतलब नैंड्रोलोन डेकेनोइड मसल बनाने के साथ साथ जोड़ों के दर्द में भी कुछ आराम दे सकता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके साथ कुछ पंगे भी हैं शायद। हाँ, डेका के साथ कुछ बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो ये बॉडी में बहुत लंबे टाइम तक डिटेक्ट हो सकता है, 18 महीने या उससे भी ज्यादा। ओह, तो जो एथलीट टेस्ट होते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल। दूसरा, ये प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बढ़ा सकता है, जिससे मूड खराब होना या सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। फिर उससे कंट्रोल करने के लिए कैब्रेगलिन जैसी अलग दवा लेनी पड़ती है। और डेका के बाद बॉडी की अपनी हार्मोन रिकवरी मतलब PCT, वो भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। फिर एडवांस लेवल पर आते हैं, खासकर कटिंग यानी फैट लॉस के लिए। ट्रेनबोलोन का नाम बहुत सुना है। हाँ, ट्रेनबोलोन, इसे शायद सबसे पावरफुल इंजेक्टेबल स्टेरॉइड माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये फैट लॉस और मसल बिल्डिंग दोनों एक साथ करने में मदद कर सकता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जितनी ये दवा पावरफुल है, उतने ही इसके साइड इफेक्ट्स भी खतरनाक हो सकते हैं। जैसे कि क्या बताती है गाइड? गाइड में कई चीजें बताई हैं। बहुत ज्यादा पसीना आना, खासकर रात में, नींद उड़ जाना जिसे ट्रेंजोमिया भी कहते हैं, चिंता, बेचैनी बढ़ना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, रॉइड रेज, और सबसे खतरनाक, दिल पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ना। बाप रे। इसीलिए गाइड साफ कहती है कि इसका इस्तेमाल बहुत कम टाइम के लिए 6-8 हफ्ते ही करें, और इसे कभी भी पहली या दूसरी साइकिल में तो बिल्कुल ना लें। ये सिर्फ बहुत एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, वो भी बहुत सावधानी से। और कंपटीशन से ठीक पहले वो ड्राई और हार्ड लुक के लिए विंस्ट्रॉल। हाँ, विंस्ट्रोल यानी स्टैनोजोलॉल, वो पानी कम करके मसल्स को ज्यादा शार्प दिखाता है, लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। ये जोड़ों को ड्राई कर सकता है, जिससे दर्द हो सकता है, और ये लिवर के लिए भी काफी टॉक्सिक है। और कंपटीशन की तैयारी के जो आखिरी हफ्ते होते हैं ना, जिसमें पानी और कार्ब्स को मैनेज करते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर गलत हुआ तो खतरनाक भी हो सकता है। वो सिर्फ किसी बहुत अनुभवी कोच की देखरेख में ही करना चाहिए। और इंजेक्शन लगाने का तरीका भी अहम है। बिल्कुल, सही जगह चुनना, साफ सफाई रखना और इंजेक्शन की जगह बदलते रहना ताकि वहां गांठें ना पड़े। चलिए बातें हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, साइड इफेक्ट्स को मैनेज करना, क्योंकि आखिर में तो सेहत ही सब कुछ है। गाइड में सबसे बड़ा खतरा किस चीज को बताया है? सबसे बड़ा खतरा बताया गया है दिल की सेहत पर पड़ने वाले असर को। स्टीरॉयड आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगाड़ सकते हैं, अच्छा वाला HDL कम हो सकता है, बुरा वाला LDL बढ़ सकता है। और लंबे टाइम तक यूज करने से दिल की मांसपेशियां मोटी और सख्त हो सकती हैं। इसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं, और इससे आगे चलकर हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। तो इसकी निगरानी कैसे करें? क्या करें इसके लिए? गाइड बहुत जोर देती हैं कि साइकिल के दौरान रोज अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। कोशिश करें कि वो 130/80 से नीचे रहे, और रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाएं जिसमें लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जरूर हो। और हाँ, एक और जरूरी बात। क्या? अक्सर लोग सोचते हैं कि जब वो मसल बढ़ा रहे हैं, बल्किंग कर रहे हैं, तो कार्डियो नहीं करना चाहिए, वरना मसल लॉस होगा। हाँ, ये सुना है मैंने। लेकिन गाइड कहती है ये बहुत बड़ी गलती है। स्टेरॉइड से दिल पर वैसे ही स्ट्रेस है, इसलिए हफ्ते में कम से कम 120 मिनट हल्की या मीडियम इंटेंसिटी वाली कार्डियो जैसे तेज चलना या साइकिलिंग दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये मसल लॉस के डर से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी बात बताई। और क्या कोई ऐसे लक्षण हैं जिन पर फौरन ध्यान देना चाहिए, मतलब खतरे की घंटी? बिल्कुल, अगर सीने में दर्द हो या भारीपन लगे, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो, दिल की धड़कन अजीब लगे, या ब्लड प्रेशर लगातार बहुत हाई रहे, जैसे 160/100 से ऊपर,
तो ये बहुत सीरियस वार्निंग साइन है। ऐसी सिचुएशन में फौरन सारी दवाएं बंद करें और डॉक्टर के पास जाएं। इन्हें इग्नोर करना जानलेवा हो सकता है। ठीक है। दिल के अलावा लिवर का क्या, खासकर वो जो ओरल दवाएं हैं उनके साथ? हाँ, ओरल स्टेरॉइड्स जैसे डायनाबॉल, विंस्ट्रॉल ये लिवर के लिए टॉक्सिक माने जाते हैं, मतलब लिवर पर बोझ डालते हैं। गाइड में लिवर को बचाने के लिए NAC और 2DCA जैसे सप्लीमेंट्स लेने का जिक्र है, लेकिन ये सिर्फ सपोर्ट है, कोई गारंटी नहीं। तो लिवर की सेहत का पता कैसे चलेगा? इसके लिए रेगुलर लिवर फंक्शन टेस्ट LFT करवाना जरूरी है। उसमें ALT, AST जैसे एंजाइम के लेवल देखे जाते हैं। अगर ये लेवल नॉर्मल से 3 गुना या उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो ये खतरे का निशान है। इसका मतलब है लिवर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और सारी ओरल दवाएं फौरन बंद कर देनी चाहिए। अच्छा, और क्या लिवर डैमेज के कुछ बाहरी लक्षण भी दिखते हैं? हाँ, देख सकते हैं, जैसे अगर स्किन या आंखों में पीलापन आए, जिसे पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाए, या मल का रंग हल्का मिट्टी जैसा हो, या पेट में ऊपर दाहिनी तरफ दर्द हो, तो ये गंभीर लिवर प्रॉब्लम के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब आते हैं हार्मोनल बैलेंस पर। टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में बदलता है, उससे क्या दिक्कतें होती हैं? हाँ, जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है तो एक एंजाइम एरोमेटेसिस उसे एस्ट्रोजन में बदल देता है। अगर एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए तो पुरुषों में ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ सकता है, जिसे गायनिकोमास्टिया या गाइनो कहते हैं। बॉडी में पानी ज्यादा रुक सकता है, वाटर रिटेंशन, जिससे आप फूले हुए लगते हैं और मूड भी खराब हो सकता है। तो इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? इसके लिए एरोमेटेज इनहिबिटर AIs नाम की दवाएं यूज होती हैं, जैसे एरोमेडेक्स या एरोमैसिन। ये उस एंजाइम को रोकती हैं जो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलता है। और अगर गायनों के लक्षण दिखने लगें, जैसे निपल में दर्द या गांठ, तो गाइड कहती है कि फौरन एक्शन लेना चाहिए। AI की डोज एडजस्ट करनी पड़ सकती है और साथ में नॉल्वेडेक्स जैसी दवा लेनी पड़ सकती है। नॉल्वेडेक्स सीधे ब्रेस्ट टिश्यू पर एस्ट्रोजन को ब्लॉक करती है। अच्छा, और जैसा हमने पहले बात की थी, डेकायाट्रेन जैसी दवाएं प्रोलैक्टिन भी बढ़ा सकती हैं, जिसके लिए कैबोगोलिन जैसी दवा की जरूरत पड़ सकती है। एक और टर्म सुना था, HPTA शटडाउन, ये क्या चीज है? HPTA का मतलब है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस। ये थोड़ा टेक्निकल है, पर आसान भाषा में समझे तो ये हमारे दिमाग और अंडकोश टेस्टिकल्स के बीच का कनेक्शन है, जो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बनाने का सिग्नल देता है। जब आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन या स्टेरॉइड लेते हैं तो बॉडी को लगता है कि बहुत टेस्टोस्टेरोन है, अब और बनाने की जरूरत नहीं, तो ये पूरा सिस्टम बंद हो जाता है, शट डाउन। ओके। नतीजा, अंडकोश सिकुड़ सकते हैं और बॉडी अपना टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है। इसीलिए साइकिल खत्म होने के बाद पोस्ट साइकिल थेरेपी PCT इतनी जरूरी होती है। और वो जो रॉइड रेज यानी गुस्से की बात होती है, मनोवैज्ञानिक असर। हाँ, ये भी एक बड़ा पहलू है। स्टेरॉइड मोड पर बहुत असर डाल सकते हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ सकता है, जिसे रॉइड रेज कहते हैं। चिंता, शक करना, पैरानोया भी हो सकता है। ट्रेनबोलोन इसके लिए खास तौर पर बदनाम है। और दूसरी तरफ जब साइकिल खत्म होती है और PCT चलती है, तब हार्मोन लेवल कम होने से डिप्रेशन या बहुत उदासी भी महसूस हो सकती है। गाइड साफ कहती है कि अगर किसी को खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आए या गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाए तो फौरन प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। इन मेंटल साइड इफेक्ट्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही है। तो अब आते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी यानी PCT पर। गाइड इसे रिकवरी की कला कह रही है, ये कितनी जरूरी है? मतलब क्या इसे स्किप कर सकते हैं? गाइड के मुताबिक बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है, अनिवार्य है। PCT का मेन काम क्या है? बॉडी का जो अपना हार्मोन बनाने का सिस्टम HPTA बंद हो गया था, उसे दोबारा चालू करना। और अगर ना करें तो हो सकता है कि बॉडी कभी भी अपना टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल लेवल पर बना ही ना पाए। मतलब शायद जिंदगी भर बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेना पड़े। TRT, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके अपने खर्चे और झंझट है। ओह, ठीक है। तो PCT में होता क्या है? कौन सी दवाएं यूज होती हैं? मेनली 2 दवाएं हैं, क्लोमिड, क्लोमिफिन सिट्रेट, और नॉल्वेडेक्स, टामोक्सिफिन। ये दोनों CRMs कहलाती हैं। ये दवाएं दिमाग की पिट्यूटरी ग्रंथि को सिग्नल भेजती हैं कि वो LH और FSH नाम के हार्मोन ज्यादा बनाएं। ये हार्मोन फिर अंडकोश को सिग्नल देते हैं कि भाई अब दोबारा टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू करो। HCG का भी जिक्र था, वो क्या है? हाँ, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन।
ये सीधे अंडकोश पर काम करता है क्योंकि ये LH हार्मोन की तरह ही है। इसे अक्सर साइकिल के बिल्कुल आखिर में या PCT शुरू करने से ठीक पहले यूज करते हैं ताकि अंडकोश को एक तरह से जगाया जा सके। लेकिन HCG अकेले काफी नहीं है, इसके बाद क्लोमिड और नॉल्वोडेक्स लेना जरूरी है। और ये दवाएं इंडिया में मिल जाती हैं फार्मेसी में? गाइड कहती हैं हाँ, क्लोमिड, नॉल्वोडेक्स, HCG ये प्रिस्क्रिप्शन के साथ फार्मेसी में मिल जाती हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट वगैरह में भी होता है। लेकिन यह एक चेतावनी भी है, अंडरग्राउंड लैब या किसी गैर भरोसेमंद सोर्स से दवाएं ना लें। उनकी क्वालिटी, डोज कुछ भी भरोसे लायक नहीं होता। सही बात है। तो PCT कब शुरू करनी चाहिए और कितने टाइम तक चलती है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि साइकिल में कौन सी दवाएं थी, उनका असर कितनी देर रहता है बॉडी में। जैसे अगर टेस्टोस्टेरॉन, एनेंथेट जैसी लंबी असर वाली दवा थी तो आखिरी इंजेक्शन के करीब 2 हफ्ते बाद PCT शुरू करते हैं। डेका जैसी और भी लंबी दवा के बाद शायद 3 हफ्ते रुकना पड़े। अच्छा। और अगर छोटी असर वाली या ओरल दवाएं थीं तो जल्दी शुरू कर सकते हैं। एक टिपिकल PCT 4 हफ्ते चलती है जिसमें क्लोमिड और नॉल्वोडेक्स की खास डोज ली जाती है। कभी कभी 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। और कैसे पता चलेगा कि रिकवरी हो गई, बॉडी नॉर्मल हो गई है? ये बहुत जरूरी सवाल है, सिर्फ महसूस करने से नहीं पता चलता। गाइड जोर देती है कि PCT खत्म होने के 4 से 6 हफ्ते बाद ब्लड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। उसमें टेस्टोस्टेरॉन टोटल और फ्री, LH, FSH, एस्ट्रोजन इन सब के लेवल चेक किए जाते हैं। तभी पक्का पता चलता है कि सिस्टम वापस काम कर रहा है या नहीं। और अगर मान लीजिए रिकवरी पूरी नहीं हुई तो क्या लक्षण दिखते हैं? अगर PCT के कई हफ्ते बाद भी बहुत ज़्यादा थकान बनी रहती है, मूड खराब रहता है, डिप्रेशन जैसा लगता है, सेक्स ड्राइव बिल्कुल कम है या जो मसल बनाई थी वो तेज़ी से घट रही है, तो ये संकेत हो सकते हैं कि रिकवरी ठीक से नहीं हुई है। ऐसे में डॉक्टर से दोबारा मिलना चाहिए। शायद और PCT करनी पड़े या कोई और दिक्कत हो। इसे इग्नोर करना ठीक नहीं। ठीक है। आखिर में, क्या स्टेरॉइड के कोई वाकई सेफ ऑल्टरनेटिव्स हैं? गाइड में पेप्टाइड्स और सैम्स का जिक्र है, क्या कहती है गाइड? गाइड कुछ विकल्पों का जिक्र तो करती है पर बहुत सावधानी के साथ। पेप्टाइड्स जैसे CJC1295 प्लस आइपोमोरेलिन जो बॉडी का अपना ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने में मदद करते हैं, या BPC157 जो चोट ठीक करने में हेल्प कर सकता है, ये आजकल पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन भारत में इनकी कानूनी स्थिति बहुत साफ नहीं है, मतलब ग्रे एरिया है, और एथलीटों के लिए तो ये वाडा ने बैन किए हुए हैं। और सैम्स का क्या? उन्हें तो बहुत लोग सेफ स्टेरॉइड बोलते हैं। गाइड इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। साम्स को भले ही सेफ बताकर बेचा जाता है, लेकिन अमेरिकी FDA ने इनके खिलाफ चेतावनी जारी की है। उनसे लिवर डैमेज, टेस्टोस्टेरॉन सप्रेशन जिसके लिए फिर PCT करनी पड़ सकती है, दिल पर बुरा असर, यहाँ तक कि कुछ मामलों में नज़र की समस्याएं भी रिपोर्ट हुई हैं। अरे बाप रे! ये भी वाडा ने बैन किए हैं। और क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है तो इनकी क्वालिटी और असली डोज का भी कोई भरोसा नहीं, तो सेफ ऑल्टरनेटिव कहना शायद बहुत गलत होगा। अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो गाइड यही कहती है कि किसी भी दवा के बारे में सोचने से पहले अपनी नेचुरल कैपेसिटी को बढ़ाना सबसे ज़रूरी है। मतलब पूरी नींद, 7-9 घंटे, सही खाना, प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन्स, सही ट्रेनिंग, भारी लिफ्टिंग पर ओवर ट्रेनिंग नहीं, और स्ट्रेस कम रखना। अक्सर लोग इन बेसिक्स को ठीक किए बिना ही शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। तो कुल मिलाकर जैसा आपने कहा, ये गाइड जानकारी देने के लिए है, नुकसान कैसे कम हो ये बताने के लिए है, न कि स्टेरॉइड यूज को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल। शायद सबसे सुरक्षित साइकिल वही है जो कभी शुरू ही ना की जाए। बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर लोगों के लिए लगातार मेहनत, सही डाइट और लाइफस्टाइल से ही लंबे समय तक टिकने वाले कानूनी और सेहतमंद नतीजे मिलते हैं। और अगर कोई इतने सारे जोखिम जानने के बाद भी PEDs इस्तेमाल करने का फैसला करता ही है, तो उसे कम से कम डोज से शुरू करना चाहिए, अपनी हेल्थ की लगातार निगरानी करनी चाहिए, ब्लड टेस्ट, BP, सही PCT करनी चाहिए, और अगर हो सके तो किसी अच्छे डॉक्टर की देखरेख में रहना चाहिए। पर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, स्टेरॉइड से बनी फिजिक शायद टेम्परेरी हो, पर सेहत पर पड़ने वाले बुरे असर परमानेंट हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का गहरा विश्लेषण। हमने भारत में PEDs के कानूनी पचड़ों पर बात की, अलग अलग स्टेरॉइड साइकिल्स और उनकी बारीकियों को समझा, गंभीर साइड इफेक्ट्स और उनसे बचाव के तरीकों पर गौर किया, PCT की अहमियत जानी, और उन चीज़ों की सच्चाई भी देखी जिन्हें सुरक्षित विकल्प कहा जाता है। सुनने वालों के लिए एक आखिरी बात सोचने को, आखिर ये जो खिंचाव है परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवाओं की तरफ,
ये आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ हमारी अपनी इच्छा है या समाज का दबाव है, दोस्तों का असर है? हम अपनी सेहत, अपनी लंबी उम्र के लक्ष्यों के सामने इन बाहरी और अंदरूनी दबावों को कैसे देखते हैं, कैसे तौलते हैं? ये कुछ सवाल हैं जिन पर शायद अकेले में सोचने की ज़रूरत है।